नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे रीट से संबंधित जो श्रृंखलाएं चल रही थी वो हिंदी की श्रृंखला अब तक हमारी 11 कंप्लीट हो चुकी हैं और आज जो श्रृंखला वो 12वीं श्रृंखला है। देखो, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। हमें ये पूछा कि प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त रहती है। आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली या फिर रंगमंच प्रणाली। तो साथियों देखो, रंगमंच प्रणाली ये तो बड़ी क्लासों के लिए उपयुक्त होती है, उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त होती है। हमें पूछा प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की साथियों, तो कक्षा के अंतर्गत ही बच्चों को अभिनय करवाया जाता है। तो ये आपस में मतलब संवाद, बच्चों को आपस में बातचीत किसके माध्यम से, किसी नाटक के माध्यम या किसी अभिनय के माध्यम से करवाया जाता है। तो इसका पहला जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो पहले प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, कक्षा अभिनय प्रणाली। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा, शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि। हमसे ये पूछा है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मतलब शिक्षण को जो करवाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। हर्बट विधि, स्रोत विधि, दृष्टांत विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो इसमें प्राचीन का नाम आते ही कौन सी विधि होगी साथियों, व्याख्यान विधि। कौन सी विधि, व्याख्यान विधि, जिसमें अध्यापक एक वक्ता के रूप में पढ़ाता बच्चों को। तो ये सबसे प्राचीन विधि मानी गई है। अब देखो प्रश्न नंबर तीसरा, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। जो खेल विधि है उसको प्रचलन में कौन लेकर आए, रायबर्न, एनरिक कोल्डवेल कुक, मॉरिसन या फिर थॉमसन रिस्क। तो साथियों, खेल विधि का नाम आते ही आपको याद रखना, एनरिक कोल्डवेल कुक ये जाने जाते हैं खेल विधि के प्रचलन के रूप में। देखो, इसको किस प्रकार याद सकते हैं कि खेल विधि, कुक मतलब जो रसोई में खाना बनाते हैं, तो जो खाना बनाने वाले किस प्रकार बनाते हैं, खाना खेलते खेलते बनाते हैं। तो खेल विधि का नाम आते ही कुक का नाम आपको याद कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर चौथा, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई। जो व्याकरण की सूत्र विधि है वो हिंदी में किस भाषा से आई है साथियों, अंग्रेजी से, संस्कृत से, अरबी या फिर फारसी। तो व्याकरण की सूत्र विधि है वो साथियों संस्कृत भाषा से आई है। संस्कृत भाषा में ही व्याकरण और सूत्र विधि के सूत्रों के माध्यम से करवाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो पांचवा प्रश्न, योजना विधि का जन्मदाता इनमें से कौन है। हमसे पूछा योजना विधि का जन्मदाता, मॉरिसन, जॉन डीवी, हर्बर्ट या फिर गार्डनर। तो साथियों, योजना विधि के जन्मदाता कौन जाने जाते हैं, जॉन डीवी। जॉन डीवी, योजना विधि का नाम आते ही आप जॉन डीवी याद कर लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 6, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। कि मतलब गद्य में तो वाचन प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है। मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या फिर समवेत वाचन। तो साथियों देखो, मौन वाचन है ये गद्य में प्रयुक्त होता है, पद्य में नहीं। पद्य में जो कविता हैं ये सारी गीत लय के माध्यम से गाकर कम पूरी करवाई जाती हैं, परंतु गद्य में मौन वाचन कर सकते हैं, पद्य में मौन वाचन नहीं कर सकते। तो यही हमें प्रश्न यहाँ पर पूछा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो 6 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 7 का, भाषण शिक्षण का अंतिम कौशल। भाषण शिक्षण के लिए साथियों 4 कौशल हैं। पहला कौन सा है, सुनना, दूसरा है सुनना बोलना, फिर पढ़ना, फिर है लिखना। तो साथियों हमसे पूछा अंतिम कौशल, तो अंतिम कौशल कौन सा होगा, लेखन कौशल माना जाता है। तो 7 का चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 8 का, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष बताना है साथियों। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द या फिर प्राक कथन।
तो अध्ययनात्मक पक्ष मतलब जो पाठ्य पुस्तक से जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सा पक्ष होता है साथियों? प्राक कथन होता है। प्राक कथन के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर का जो भाग होता है उसको पढ़ने में हम प्रयुक्त करते हैं, वो प्राक कथन होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 9, किस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं? जो पाठ्य पुस्तक विधि है किस नाम से जानी जाती है? सूत्र विधि, समवाय विधि, प्रायोजना विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ साथियों क्या होगा? पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं किसको? समवाय विधि को। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही यहाँ पर माना जाएगा। पाठ्य पुस्तक विधि किसको कहते हैं? समवाय विधि को। अब देखो प्रश्न नंबर 10, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? व्याकरण शिक्षा मतलब जब हम व्याकरण बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं तो स्वतंत्र रूप से हम व्याकरण बच्चों को नहीं सिखाते हैं। ऐसा किस विधि में किया जाता है? आगमन विधि में, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा संसर्ग विधि। जो जब हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त बीच में कोई अंश आ गया व्याकरण का, तब बच्चों को वहाँ पर व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं। तो ऐसा किसमें होता है? भाषा संसर्ग विधि में। यहाँ पर इस विधि में स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं सिखाई जाती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 11 का हम बात कर लेते हैं हम व्याकरण के प्रश्नों की। तो 11 से लेकर जो आगे के जो 10 प्रश्न हैं वो व्याकरण के प्रश्न हैं। तो देखो 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। हमें शब्द दिया है न्यून, इसका संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? न्यू धन न, या फिर नी धन ऊन, या फिर नय धन यून, या फिर नी धन यून। तो साथियों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 11 में देखो इसका दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। क्या होगा साथियों? नी धन ऊन। ऊन में भी ऊ की मात्रा क्या रहेगी साथियों? बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी साथियों? यण संधि होगी। तो नी धन ऊन ये बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। नी उपसर्ग से बना शब्द है, हमें नी उपसर्ग से बना हुआ उपसर्ग शब्द बताना है। निराकार, निर्मल, या फिर नियंत्रण, या फिर निरोग। तो साथियों नी से उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? निराकार में देखो निर्धन आकार, निर्मल में निर उपसर्ग है, पर देखो नियंत्रण में निधन यंत्रण, तो इसमें नी उपसर्ग है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें इत प्रत्यय नहीं है, वो शब्द हमको बताना है। कुसुमित, अमित, फलित, या फिर हरित। तो साथियों अमित एक मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन है इसमें इत प्रत्यय है। और हमें ये पूछा कि इत प्रत्यय किस में नहीं है? तो अमित है ये एक शब्द है, इसमें इत प्रत्यय नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 14 का, देखो प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? हमसे ये पूछा कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो ऐसा किस में होता है साथियों? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, या फिर बहुव्रीहि समास, या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों कौन सा होगा इसमें बताओ? द्विगु होगा, या फिर अव्ययभाव होगा, या फिर बहुव्रीहि होगा, या फिर द्वंद्व होगा? जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। जैसे चतुर्भुज, इस प्रकार इसका पहला पद क्या आएगा साथियों? संख्यावाची आएगा। क्या आएगा? संख्यावाची। अब देखो बात करते 15 के प्रश्न की, जातिवाचक संज्ञा बताइए। 15 में क्या पूछा हमसे? जातिवाचक संज्ञा बतानी है। लड़का, मित्रता, श्याम, या फिर दुख।
तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो साथियों, जिसमें पूरे समूह का बोध होता है, किसी पूरी जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर देखो लड़का है, ये पूरी लड़का जाति का यहाँ पर बोध करवा रहा है ये शब्द, तो लड़का ये क्या जातिवाचक शब्द है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं 16 के प्रश्न की। उससे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो साथियों चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका ऑप्शन सही माना जाएगा। देखो उसे क्या पता जिससे कभी कष्ट ना हो, तो उसे जिसे यहाँ पर उसका किसके साथ, जिसके साथ संबंध प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो 16 में तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। उसका, जिसका, जैसा, तैसा, इस प्रकार के शब्द आते हैं वो एक दूसरे से क्या संबंध प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हम मानेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 17 में देखो सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। 17 में देखो सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा। वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। तो साथियों सार्वनामिक की वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या विशेषण की विशेषता बताएगा, तो क्या होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा कि वह क्या है, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द आ गया ना, तो इस आदमी की क्या विशेषता बता रहा है, मतलब इशारा कर रहा है कि इसमें संकेत करेंगे। सार्वनामिक विशेषण को जिसमें संकेत करते हैं, इसको संकेतवाचक विशेषण भी हमें कहते हैं। तो देखो वह आदमी हंसता है, हम वह विशेष, वह सर्वनाम शब्द है और फिर संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द की ओर इशारा हमें कर रहे हैं कि वह आदमी हंसता है। तो इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 18 का, जंगम शब्द का सही विलोम बताइए। हमसे पूछा है जंगम शब्द का विलोम शब्द, डरावना, स्थिर, स्थूल या फिर स्थावर। तो साथियों जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर होता है। क्या होता है साथियों, स्थावर। तो 18 में चौथा ऑप्शन सही मानेगा, जंगम का विलोम होता है स्थावर। अब देखो प्रश्न नंबर 19, कलधोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। हमसे पूछा कलधोत, रूपक, रजत ये शब्द किसके पर्यायवाची होंगे साथियों, स्वर्ण, चंद्रमा, सूर्य या फिर चांदी। तो साथियों देखो रूपक हैं, रजत हैं, कलधौत हैं, ये किसके पर्याय होते हैं साथियों, चांदी के होते हैं। चांदी किसको बोलते हैं हम, रजत को। रूपक है, कलधौत ये सारी क्या हैं, चांदी के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अब देखो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, जहाँ धरती आकाश से मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। क्यों, जहाँ धरती आकाश से मिलते दिखाई पड़ते हैं उसको हम क्या कहेंगे साथियों, पर्वत प्रदेश, क्षितिज, पठार या फिर अंतराज। तो जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसको क्या कहेंगे हम, क्षितिज कहेंगे। क्षितिज मतलब इस प्रकार जो खड़ी रेखा इसमें, मतलब धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको क्या कहेंगे हम, क्षितिज। तो साथियों इस प्रकार ये आज की श्रृंखला हमारे प्रश्न थे, और इसी प्रकार के प्रश्न को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी प्रकार के प्रश्न आप रोज़ देख सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।